अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर इस्राएली फौज की जारियत को हुए 97 दिन, फलस्तीनियों की शहादतों का सिलसिला जारी। नेतन्याहू को इख्तिदार से किया जा सकता है बेदखल। इस्राएली पीएम ने गजा से फौज को वापस बुलाने का दिया इशारा। तुर्किया में मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी पर एर्दोगान ने कहा, यह सिर्फ पहला कदम है, इंतजार करो, आप तुर्की को जान लेंगे। साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर में ड्रग स्मगलिंग गैंग के सरगना के फरार होने के बाद लगी इमरजेंसी। हथियारों से लैस अफराद ने न्यूज चैनल पर किया हमला। लाइव टेलीकास्ट में कहा, हमारे पास है बम। गजा जंग पर मोदी हुकूमत का भी बयान सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा में रुचिरा कंबोज ने कहा, हमास इसराइल तनाज़े में फंसे शहरियों की बड़े पैमाने पर अमवात नाकाबिल क़बूल। कांग्रेस ने ठुकरा दिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का दावतनामा। कहा, बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर को बना दिया है सियासी प्रोजेक्ट। और तमिलनाडु बीजेपी के सदर अन्नामलाई के खिलाफ केस दर्ज। मजहबी नफरत को बढ़ावा देने और मजहबी दुश्मनी फैलाने का लगाया गया इल्जाम। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्कातुल मुकर्रमा में आज अब्र रहमत बरस पड़े। इससे पहले सऊदी महकमे मौसमियात के जारी करदा बयान में कहा गया था कि मदीना मुनव्वरा में बुध को भी तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि बेशतर इलाकों में हद निगाह मुतासर रहेगा, यानी कोहर छाया रहेगा। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक महकमे मौसमियात का कहना है कि तेज़ हवाओं के सबब अल-महद और अल-हनाकिया सबसे ज़्यादा मुतासर रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कहा कि आज मक्का मुकरमा के साहली इलाकों में हल्की बारिश की तवक्को है। बाज़ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 49 किलोमीटर फी घंटा होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आज जुमेरात को गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज की बर्बरियत और जारहियत के 97 दिन हो गए हैं। इसराइली फ़ौज की गजा की पट्टी में नस्ल कुशी और जंगी जराइम के इर्तिकाब का सिलसिला जारी है और मज़ीद फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया गया है। आज भी सिहूनी फ़ौज ने गजा की पट्टी पर जारी बर्बरियत में मुख्तलिफ मकामात पर वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में घरों के अंदर मौजूद शहरियों के सरों पर उनके मकानात को गिरा दिया गया, जिसके नतीजे में दसियों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि गजा पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी के नतीजे में मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान की अस्करी व सियासी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा इलाकों के शुमाल में इसराइली हुकूमत की फ़ौज के एक सेंटर पर अपने नए ऑपरेशन का ऐलान किया है। इब्रानी मीडिया ने भी इत्तला दी है कि एक मकबूजा इलाके अरब अल अराम शाह में खतरे के सायरन बजाए गए, जिससे मकामी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सियोनी फ़ौज ने भी दावा किया है कि उसने लिबनान की जानिब से मकबूजा अरब अल अराम शाह के इलाके की तरफ गोलीबारी होती देखी गई है और जहां से ये गोलीबारी की गई है वहां फायरिंग की गई। अल-मयादीन टीवी चैनल के रिपोर्टर ने भी रिपोर्ट दी कि मकबूजा इलाकों के शुमाल में वाक़ जर्दाह के सियोनी ठिकाने को लाइव लिबनान से निशाना बनाया गया। हमास के साथ इसराइली जंगी कौंसिल कैदियों और होस्टेजेस के तबादले के मज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर की तरफ से एक नई तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कमीशन ने वजाहत की है कि इस तजवीज़ की तफसीलात, जिसे नई करार दिया गया है, उसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले अहम गजा की पट्टी से हमास के रहनुमाओं का इनखला, इसराइली फ़ौज का इनखला और इसराइली कैदियों की रिहाई की तजावीज़ शामिल है। दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि कतर के ऐलान करदा इक़दाम हकीकी खबर नहीं है। इसका कहना है कि कोई भी इक़दाम उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक कि वो गजा पर जंग के मुकम्मल खात्मे पर मुबनी ना हो।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अपने एक बयान में कहना है कि उनका गज़ा पर मुस्तकिल कब्ज़ा करने का कोई इरादा नहीं है। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स साबिक़ा ट्विटर पर जारी करदा बयान में उनका कहना था कि उनका मकसद गज़ा को हमास से पाक कराना और इसराइली शहरियों की बाजियाबी है। इन मकासद के हुसूल के बाद वो गज़ा से फ़ौज वापस बुला सकते हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दरपेश पार्टी बगावत का इंकशाफ किया है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इस बात का अंदेशा है कि उनकी लिकुद पार्टी में मायूसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो अपोजिशन के साथ मिलकर उन्हें हटाने की मुश्तरका कोशिश कर सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इसराइली जासूसी नेटवर्क की गिरफ्तारी यानी मोसाद के अरकान की गिरफ्तारी सिर्फ पहला कदम है। अंकारा में तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के क़याम की 97वें सालगिरह के मौके पर एक तकरीब में खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि मोसाद की मुबैना जासूस ग्रुप के खिलाफ तुर्की की कार्रवाई ने इसराइल को शदीद हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंतज़ार करो, ये सिर्फ पहला कदम है, आप तुर्की को जान लेंगे। सदर एर्दोगान ने मजीद इशारा करते हुए कहा कि मुबैना इसराइली जासूसी नेटवर्क्स के खिलाफ नई जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बता दें कि 2 जनवरी को तुर्क हुकाम ने मोसाद से ताल्लुक़ के शुबे में 30 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया था। अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात में गज़ा की पट्टी में लोगों के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की कोशिशों के साथ साथ इंतज़ामी इस्लाहात पर बातचीत की। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा है कि ब्लिंकन ने इस बात का इरादा किया है कि अमेरिका इसराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दामात की हिमायत करता है, जिसमें दोनों अमन और सलामती के साथ रह सके। ब्लिंकन ने इसराइल से भी ये मुतालबा किया कि वो मौजूदा मुआहदों के मुताबिक फ़लस्तीनियों के टैक्स महसूलात फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल कर दे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मगरबी किनारे के एक हिस्से पर हुकूमत है। अस्करियत पसंद ग्रुप हमास का गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल है, जहां इसराइल इस ग्रुप यानी हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जंग कर रहा है। इक्वाडोर में जेल से एक गैंग के खतरनाक सरगना के फरार होने के बाद खाना जंगी की सूरत हाल है, लिहाजा पूरे इक्वाडोर में इमरजेंसी और कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। साउथ अमेरिका के कंट्री इक्वाडोर में ड्रग के स्मगलरों और जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद खाना जंगी फूट पड़ी है। लॉस कॉनरोस गैंग के सरगना एडोल्फो मैकियास उर्फ फेतो के जेल से करार होने के बाद मुल्क में बदअमनी फैल गई। इसे मंशियात की स्मगलिंग, मुनज़्ज़म जराइम और कत्ल जैसे मुख्तलिफ जराइम के इर्तिकाब पर 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इन हालात के पेश नज़र इक्वाडोर में 60 दिन के लिए हंगामी हालत और कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। इक्वाडोर के ताज़ा हालात से मुताल्लिक़ एक इंतहाई सनसनीखेज़ वीडियो भी सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ नकाबपोश हथियार लिए हुए बदमाश एक टीवी स्टूडियो में दाखिल होते देखे जा सकते हैं। ये अफराद एक सरकारी टीवी स्टेशन के न्यूज़ स्टूडियो पर हमला करते हुए और एक लाइव टेलीकास्ट में स्टूडियो में पहुंच गए। मुसल्लह अफराद ने इक्वाडोर के शहर गुयाकिल में टीवी चैनल TC पर यह हमला किया। चैनल के मुलाजमीन को लाइव कैमरे के सामने जमा किया गया और चीख कर कहा गया कि पुलिस बीच में न आए, हमारे पास बम है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि साउथ कोरिया हमारी सिक्योरिटी और कौमी इक़्तिदार के लिए खतरा बनेगा तो हम इसे तबाह करने में एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे। फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने इस मुल्क की हथियार साजी की सबसे बड़ी फैक्ट्री के दौरे के मौके पर साउथ कोरिया को प्योंगयांग का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने दिफा के लिए फ़ौजी सलाहियतों को मजबूत बनाना और न्यूक्लियर डिटरेंस तरजीहात में शामिल होना चाहिए। किम जोंग उन ने ताकीद के साथ कहा कि साउथ कोरिया के इक़दामात ने इलाक़े के ममालिक के मफादात को खतरे में डाल दिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ ہندوستان نے دہشت گردی کے لیے اپنی زیرو ٹولرنس کو دہراتے ہوئے اقوام متحدہ میں کہا کہ حماس اسرائیل تنازع میں پھنسے شہریوں کی بڑے پیمانے پر اموات واضح طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ہندوستان نے تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ ہندوستان کی مستقل مندوب روچیرا کمبوج نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ دہشت گردی کے تئیں ہندوستان کا نقطہ نظر زیرو ٹولرنس کا ہے۔ دہشت گردی اور یرغمال بنانے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ روچیرا کمبوج نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ ہماری ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں یرغمال بنایا گیا ہے اور ہم ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ Thank you, Mr. President, for convening this plenary meeting of the General Assembly today. We take note of the adoption of Security Council Resolution 2720 on 22nd December 2023, aimed towards scaling up humanitarian assistance to the people of Gaza, and in this regard commend the able leadership of the United Arab Emirates in piloting this resolution within the Security Council. The ongoing conflict between Israel and Hamas, Mr. President, has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and has resulted in an alarming humanitarian crisis. This is clearly unacceptable, and we have strongly condemned the death of civilians. At the same time, Mr. President, we are aware that the immediate trigger were the terror attacks in Israel on 7th October, which were shocking and deserve our unequivocal condemnation. India has a zero-tolerance approach to terrorism. There can be no justification for terrorism and hostage-taking. Our thoughts are with those who have been taken as hostage, and we demand their immediate and unconditional release. I will also state, Mr. President, that the leadership of India is in constant touch with the leaders of the region, including those of Israel and Palestine. We've also voiced our views in multilateral fora such as the G20, the BRICS, and at the Voice of the Global South Summit in November 2023, and have reiterated our long-standing and principled position on the issue. We have also called for continued humanitarian aid for the affected population, and in this regard, we hope that Security Council Resolution 2720 would aid in enhancing humanitarian assistance. I will also remind this Assembly that India has so far provided 70 tons of humanitarian aid, including 16.5 tons of medicine and medical supplies in 2 tranches to the people of Palestine. We've also provided $5 million, including the $2.5 million we provided in end December 2023 to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, which will go to support the agency's core programs and services, including education, healthcare, relief and social services provided to Palestinian refugees. The message that India has conveyed since the start of this conflict is clear and consistent. It is important to prevent escalation, to ensure continued delivery of humanitarian aid, and to work towards an early restoration of peace and stability. A peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy is the only way forward. I will conclude, Mr. President, by reaffirming India's firm commitment to achieving a just, peaceful and lasting solution to the Israel-Palestine issue. We firmly believe that only a two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace that the people of Israel and Palestine desire and deserve. For this, we urge the parties to de-escalate, eschew violence, and work towards creating conditions for an early resumption of direct peace negotiations. Thank you. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو لے کر مودی سرکار کے رویے پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مودی سرکار پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے مودی حکومت کی جانب سے AMU کو مائنورٹی کا درجہ جاری رکھنے کی مخالفت کرنے کو مسلمانوں کے تئیں نفرت قرار دیا۔
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की मुखालिफत से मुसलमानों के तय बीजेपी हुकूमत की नफरत सबके सामने आ गई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का दावतनामा कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स अयोध्या नहीं जाएंगे। दिसंबर महीने में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जानिब से खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का दावतनामा मिला था। अब इस दावतनामे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक सियासी प्रोजेक्ट बना दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के इन्विटेशन में बीजेपी पिक एंड चूज कर रही है। चारों शंकराचार्य ने भी इस दावतनामे को कबूल नहीं किया है। हिंदू धर्म के अलंबरदार हैं शंकराचार्य, लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्या वो हिंदू मुखालिफ हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कि वो राम मुखालिफ हैं। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने तो पीएम मोदी को राम से ऊपर बना दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शामिल न होने का फैसला करने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इफ्तिताही तकरीब की दावत कबूल नहीं की है। उन्होंने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं हैं, वो बीजेपी या आरएसएस के नहीं हैं, वो सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के दिल में हैं। इस दरमियान एक और शंकराचार्य ने बताया कि आखिर वो क्यों राम मंदिर के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे हैं। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमें 2024 का इलेक्शन उन खवातीन के लिए जीतना है जो गुज़िश्ता 10 साल से नाइंसाफी का सामना कर रही हैं। संदेश साफ है, लड़ाई कठिन है। ये लड़ाई आग का दरिया पार करके हमें निकलना है। इस आग का दरिया की शुरुआत एक बार पहले श्री राहुल गांधी जी ने देश भर में भारत जोड़ो 4000 किलोमीटर 12 राज्यों से गुजरने वाली दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा में किया है। दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का सफर 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिलों से गुजरेगी। हमारा लक्ष्य अब यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी अब हम कामयाब बनाना है। इससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, 2024 का चुनाव हम सबके सामने खड़ा हुआ है। ये 2024 का चुनाव हमें उन सभी बहनों के लिए जीतना है जो लगातार पिछले 10 सालों से अन्याय का सामना कर रही हैं। हमें उस बेटी के लिए लड़ना है। किस बेटी के लिए? जहां से यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर की उस आदिवासी बेटी के लिए जिन्हें थाने से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय नहीं मिला है अभी तक। समझ रहे गंभीरता इसकी? यात्रा वहां से मणिपुर से शुरू हो रही है जहां पर आदिवासी दलित बेटियों को थाने में पुलिस स्टेशन के सुरक्षा से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय मांग रही है। इसलिए यात्रा कब तक? न्याय का हक मिल जाने तक। यात्रा को आगे अगर आप लाएंगे तो आपका आता है हरियाणा,
ब्रजभूषण शरण, देश की पहलवान बेटियां दिल्ली की दहलीज पर न्याय मांगती रही, अन्याय का सामना करती रही, न्याय मिला या नहीं मिला? लड़ाई कब तक रहेगी? लड़ाई कब तक रहेगी? ब्रजभूषण जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता और इन्हें, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आ जाइए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र BHU में IIT में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता थे। 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हुई उन बलात्कारियों की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे भाजपा के लिए, हाहाकार हुआ, तब गिरफ्तारी हुई है। लेकिन न्याय मिला BHU की बेटी को? न्याय का हक मिलना है उन्हें। ये लड़ाई आपको लड़नी है। तमिलनाडु बीजेपी के सदर अन्नामलाई के खिलाफ मजहबी नफरत को बढ़ावा देने के लिए केस दर्ज किया गया है। अन्नामलाई के खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने 2 ग्रुपों के दरमियान मजहबी दुश्मनी बढ़ाई है। धर्मपुरी पुलिस ने इन 2 ग्रुपों के दरमियान मजहबी दुश्मनी को बढ़ावा देने के इल्जाम में अन्नामलाई के खिलाफ दफा 153A व दीगर दफात के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि अन्नामलाई ने एक रैली निकालते हुए सेंट लोटियंस चर्च में मदर मैरी की मूर्ति पर हार पहनाने की कोशिश की थी, ताहम वहां मौजूद नौजवानों ने चर्च में बीजेपी लीडर के दाखिले पर एतराज किया था। इन नौजवानों का ये मानना था कि मणिपुर में ईसाई कम्युनिटी के लोगों का कत्ल किया जा रहा है और बीजेपी खामोश है। महाराष्ट्र की सियासत में कल बड़ा वाकया पेश आया जब असेंबली स्पीकर ने शिवसेना शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना करार दिया। इस फैसले को शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप नाकाबिल कबूल करार दे रही है। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर तनकीद करते हुए कहा कि शिंदे बीजेपी के गुलाम हैं, शिंदे के बेटे भी MP हैं, क्या उनको यहाँ खानदानी सियासत नहीं दिखाई देती? संजय राउत के मुताबिक सीएम शिंदे ने जिला सरबराह की उम्मीदवारी खत्म करके अपने बेटे के लिए उम्मीदवार की जगह बनाई है। मणिपुर में तशद्दुद की आग फिर से जल उठी है। इंतहा पसंदों ने बिष्णुपुर जिले के एक गांव में फायरिंग की और बम हमले किए हैं, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। इस दरमियान खबर है कि मणिपुर में बिष्णुपुर और चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट्स के पहाड़ी इलाकों में जलाने के लिए लकड़ी जमा करने गए कोम्बी असेंबली हल्के के 4 मर्द लापता हो गए हैं। पुलिस ने ये मालूमात दी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गजा पर इस्राएली फौज की जारियत को हुए 97 दिन, फलस्तीनियों की शहादतों का सिलसिला जारी। नेतन्याहू को इख्तिदार से किया जा सकता है बेदखल। इस्राएली PM ने गजा से फौज को वापस बुलाने का दिया इशारा। तुर्किया में मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी पर एर्दोगान ने कहा, यह सिर्फ पहला कदम है, इंतजार करो, आप तुर्की को जान लेंगे। साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर में ड्रग स्मगलिंग गैंग के सरगना के फरार होने के बाद लगी इमरजेंसी। हथियारों से लैस अफराद ने न्यूज चैनल पर किया हमला। लाइव टेलीकास्ट में कहा, हमारे पास है बम। गजा जंग पर मोदी हुकूमत का भी बयान सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा में रुचिरा कंबोज ने कहा, हमास इसराइल तनाज़े में फंसे शहरियों की बड़े पैमाने पर अमवात नाकाबिल कबूल। कांग्रेस ने ठुकरा दिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का दावतनामा। कहा, बीजेपी और RSS ने राम मंदिर को बना दिया है सियासी प्रोजेक्ट। और तमिलनाडु बीजेपी के सदर अन्नामलाई के खिलाफ केस दर्ज। मजहबी नफरत को बढ़ावा देने और मजहबी दुश्मनी फैलाने का लगाया गया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल
देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।